Hello students, today we are going to start a lesson discovering to the saga continues. This is a lesson of class 11th from NCERT. तो आज हम इस लेसन के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा ब्रीफ में। ये एक ऐसे रूलर की स्टोरी है, इजिप्ट के रूलर की। वॉज अ लास्ट ईयर ऑफ पावरफुल फैमिली और ये टीनेज में इसकी डेथ हो गई थी। तो सबसे मिस्टीरियस थिंग तो यही थी कि इसकी टीनेज में डेथ हो जाती है। और जो इसकी फैमिली थी, इसने बहुत रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था और सेंचुरीज उन्होंने जो है वो एम्पायर किया था। और सबसे एक और मिस्टीरिकल जो एक थिंग है वो ये है कि ही वॉज रेस्ट लेडन विद गोल्ड। तो और इसको जो है वो गोल्ड के साथ दफनाया गया। इसको दफनाया गया तो उसकी मम्मी उसके अंदर कॉफिन में बहुत सारी डेली यूज़ की चीज़ें थी, बहुत सारा ट्रेजर निकला। तो देखते हैं लेट्स सी कि वो क्या ट्रेजर था, क्या था। और आपको पता है कि जो रॉयल फैमिलीज़ होती हैं, अगर वहाँ राजा महाराजा जो होते हैं, किंग्स होते हैं, इनकी फैमिलीज़ में जो है वो राजगद्दी के लिए करने के लिए इनको तो इनकी डेथ हो जाती है, मर्डर करवा दिए जाते हैं, ऐसा र्यूमर्स लोग करते हैं। तो इसकी भी डेथ एक मिस्टीरियस एक मिस्ट्री थी। तो इसको जो है दोबारा हिस्टोरियंस ने इसको सोचा कि इसके टूम्ब को हम डिस्कवर करते हैं। तो 1922 में इसके टूम्ब को डिस्कवर किया गया ताकि ये पता लगाया जा सके कि हमें कुछ क्लूज़ मिलते हैं इसकी लाइफ और डेथ के बारे में। तो मेन जो था वो मोटिव ये था कि इसकी लाइफ और डेथ के मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करने के लिए कि इसकी डेथ कैसे हुई थी, वो भी टीनेज में क्या हुआ था। तो हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से एक बहुत अच्छा सा इसमें दिया है, ड्रामेटिक मैनर में जो है वो इसको रिप्रेजेंट किया है। तो एक एन एंग्री विंड स्टर्ड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स एज किंग तट वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द एशियंट इजिप्टियन सिमिट्री नोन एज द वैली ऑफ किंग्स। तो इसको कहाँ दफनाया गया था? इसको वैली ऑफ किंग्स में जो है वो दफनाया गया था। और जब किंग टट की बॉडी को लाया गया उसके रेस्टिंग प्लेस से, तो डार्क डार्क क्लाउड्स चारों तरफ फैल गए, डेजर्ट स्काई था, धूल भरी रेत, आंधियाँ चलने लग गई, एंग्री विंड चलने लग गई और पूरे आसमान ग्रे जो है वो हो गया, डार्क हो गया। तो 6 PM का टाइम था और ये बात है 5 जनवरी 2005 में। इसकी जो डिस्कवरी की थी टूम्ब की वो की थी 1922 में, याद रखना ये बात। और इसको जो सिटी स्कैन के लिए लाया गया था वो लाया गया था 2005 में। तो ये बात आपने याद रखनी है। 2 क्वेश्चन है कि इसकी डिस्कवरी कब की थी और इसके टूम को कब लाया गया था। तो लाया गया जो वर्ल्ड की मोस्ट फेमस गिल्डेड जो है वो इसका हेड माना जाता है, क्योंकि ये सारा का सारा गोल्ड से था। अब इसको सिटी स्कैन के लिए लाया गया तो मेडिकल मिस्ट्रीज को सॉल्व करने के लिए। और इसकी डेथ कब हुई थी? 3300 ईयर्स एगो जो है उसकी डेथ हुई थी। अब आप सोचिए कि उसकी मम्मी को कितने ध्यान से, कितना केयरफुली लाया गया होगा। तो और ये सबसे एक अजीब ही चीज़ थी। तो जहाँ पे इसकी मम्मी को दफनाया गया था, जिसका रेस्टिंग प्लेस था, वो रॉक कट टूम्ब था और 26 फीट जो है वो अंडरग्राउंड था। लोग वहाँ पर गैदर हुए थे उसको रिस्पेक्ट देने के लिए। सभी जो है वो द गेज एट द मूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर्स। तो जो जो बरियल चैम्बर था जहाँ पे दफनाया जाता है, उसकी दीवारों पर बहुत सारी आर्ट की गई थी, लोग उसको ध्यान से देख रहे थे। और सभी जो है वो मेन ये पियर्ड करने की कोशिश कर रहे थे उसके गोल्ड गिल्डेड फेस को, कि सभी इसका फेस देखें कैसे इसको गोल्ड में है, गोल्ड से दफनाया गया। सबके लिए यही वो था, जो है वो क्यूरियोसिटी का जो एक टॉपिक था, मैटर था। तो कुछ विजिटर्स आए हुए थे जो गाइड बुक्स में से गाइड पढ़ रहे थे, आपस में विस्परिंग कर रहे थे, साइलेंटली बातें कर रहे थे कि किस तरह से बेचारा ये टीन एज में इसकी डेथ हो गई। कुछ ये मान रहे थे कि ये फ़ैरो को कर्स लगा हुआ है, जो है वो इसकी जो डेथ हुई है या मिस फॉर्चून है। तो आपको पता है जितने लोग होते हैं उतनी जो है वो र्यूमर्स फैलते हैं। तो ये सब की बातें चल रही थी कि किस तरह से है जो इसके टूम को खोजा गया। और फिर उसके बाद खोजने के इतने सालों के बाद 2005 में इसको सिटी स्कैन के लिए लाया गया। तो लोग बहुत क्रेजी थे। अब जो इसकी मम्मी जो हमें वो थी जो बैड कंडीशन में मिली, क्यों? अब क्यों मिली बैड कंडीशन में? एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी बनता है कि इसकी मम्मी बैड कंडीशन में मिली। वो इसीलिए मिली क्योंकि कार्टर ने, हावर्ड कार्टर ने इसकी टूम्ब को जो है वो सर्च किया था 1920 में। ऐसा जाही हवास ने हमें बताया। जाही हवास। हाँ, तो बीच में माइक के थोड़ा सा इशू हो गया था। तो स्टार्ट करते हैं फिर से कि हम कहाँ कर रहे थे। हम कर रहे थे, बात कर रहे थे हम
एम आई ऑडिबल? यस, ओके फाइन, यस। तो जाही हवास जो थे सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़ के, इन्होंने हमें ये बताया कि कार्टर ने इसकी टूम को खोजा था 1920 में। अब 1922 में जो अब ये हावर्ड कार्टर कौन थे? ये ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1922 में डिस्कवर किया था। और ये जो हमें जो मम्मी कंडीशन में मिली थी वो बहुत बैड कंडीशन में मिली, जिसका रीज़न वो बता रहे हैं जाही हवास को, क्योंकि जब उन्होंने इसकी डिस्कवरी की तो बहुत सारे ईयर्स की वो फ्यूटाइल सर्च करते रहे। उसके बाद ये मिला। उनके साथ जो है वो कुछ रिचेस्ट हमें रॉयल कलेक्शन मिली, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि रिचेस्ट कलेक्शन हमें क्या मिली। रिचेस्ट कलेक्शन मिली हमें कुछ एवरीडे थिंग्स मिली। बोर्ड गेम्स मिली, ब्रॉन्ज रेजर मिला, लिनन अंडरगारमेंट्स मिले, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन मिला। तो ये सब चीज़ें जो थी ये थोड़ी सरप्राइजिंग है। अब इस पे भी क्वेश्चन आता है कि उनके साथ ये चीज़ें क्यों मिलती हैं, क्योंकि इजिप्टियंस का ये एक बिलीफ था कि देयर इज़ लाइफ आफ्टर डेथ। तो वो इस चीज़ को मानते थे। और इन चीज़ों को ये ऊपर से ये जो है वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके तो हॉबीज़ और जो है वो शौक़ भी थोड़े अलग होते हैं, तो ये सारी जो है इनके साथ वो चीज़ें मिलती हैं। अब फ़ैरो का जो फ्यूनरल ट्रेजर था, इसको भी हमने कुछ महीनों के बाद इसको रिकॉर्ड करना था, क्योंकि इन सब चीज़ों जो भी देखो हिस्टोरियंस आर्कियोलॉजिस्ट जो भी रिसर्चेस करते हैं तो इनको जो है वो रिकॉर्डिंग, इनकी इन्वेस्टिगेशन की रिकॉर्डिंग्स भी रखनी पड़ती हैं। तो उसको करने के लिए तो सबसे पहले 3 नेस्टेड कॉफिन्स थे, जिसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू करा कार्टर ने। तो जो पहला जो उन्होंने ओपन किया, ओपनिंग द फर्स्ट, ही फाउंड ए श्राउड। उनको एक कफन मिला जिसके ऊपर कुछ गार्लैंड्स थे, विलोज़, गार्लैंड्स ऑफ विलोज़ एंड ओलिव लीव्स मिले उनको, कुछ लोटस पीटल्स मिली, कॉर्नफ्लावर्स मिले। तो इस बात से ये एक एविडेंस मिला कि इसकी डेथ जो है वो मार्च या अप्रैल में जो है वो हुई होगी। व्हेन ये फाइनली रीच द मम्मी, जब वो मम्मी तक पहुँचे तो वो टेंशन में आ गए कि अरे ये क्या, क्यों क्यों टेंशन में आ गए। द रीज़न वाज दैट कि जो उसका जो मम्मी थी, द जो रिचुअल रेजिन्स है वो इतने हार्डन थे कि, और वो सॉलिड गोल्ड कॉफिन था, तो उसको खोलना इतना, वो तो टाइप पूरा बंद था, पैक हो रखा था, तो उसको खोलना भी उनके लिए एक चैलेंज था। ठीक है। और अब इतनी बड़ी जो लेजिटिमेट है, ये इतना ही बड़ी जो उनके हाथ में ये लगा है, उनके हाथ में ये मम्मी है, इसको भी कोई वो हार्म नहीं कर सकते, हार्म नहीं पहुंचा सकते हैं। तो कार्टर बाद में ये लिखते हैं व्हाट वाज टू बी डन, तो फिर क्या किया जाए। तो क्या क्या किया गया, अब देखिए आगे। द सन कैन बीट डाउन, तो उन्होंने सोचा कि हम इसको है वो सन की हीट में इसको मेल्ट करने की सोचते हैं। उन्होंने ऐसा किया भी, जिससे थोड़ी सी उन्होंने रेजिन्स को लाइन लूज़ करने की कोशिश की। फिर काफ़ी आवर्स के बाद उन्होंने मम्मी को क्या किया, आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन ही हीटेड टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। देन लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, देखो सन की हीट में वो मेल्ट नहीं हो पाई। जो है था वो सॉलिड गोल्ड कॉफिन था, उसके जो रिचुअल रेजन्स थे वो बहुत हार्डन हो चुके थे। और उसके बाद फाइनली फिर जो है उसको जो है वो मेल्ट किया गया, है ना, फायर से। जैसे कि आप देखते होंगे गोल्ड स्मिथ की शॉप्स पे, जब चीज़ों को गोल्ड की चीज़ों को जो दोबारा से मॉडिफिकेशंस करने के लिए, या फिर कोई चीज़ आपकी टूट जाती है गोल्ड की, उसको ठीक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, तो उनको फायर की वो हल्का सा लगाते हैं मेल्ट करके, तब वह वो जो 2 पार्ट्स को जोड़ते हैं या खोलने का काम करते हैं। तो इस तरह से इसकी मम्मी को जो है वो फ्री किया गया। देन उसके बाद उसको बहुत केयरफुली जो था उसको ऑब्जर्वेशन में रखा गया कि कोई भी थीव ना हो जाए, कोई थीव्स इसको जो है इसकी गोल्ड को रिमूव ना कर लें। तो ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ा, क्योंकि जो रॉयल्स होते हैं वो बड़े फैबुलसली वेल्थी होते हैं। तो इस तरह से, और ये तो वैसे भी किंग टट जो था इतना ज़्यादा रॉयल था, ये हर चीज़ ग्लिटरिंग गोल्ड गुड्स की जो है वो यूज़ किया करता था। रिंग्स पहना करता था, एम्यूलेट्स जो बाजूबंद होते हैं, कुछ एप्रन्स पहनता था, ये सैंडल्स ऐसे पहनता था, शीट्स फॉर हिज फिंगर, शीट्स होते हैं जो कि टेलर यूज़ करते हैं। यहाँ पर फिंगर रिंग्स होती हैं जिससे उनको सुई वगैरह ना चुभ जाए, जो है वो नीडल जो ना चुभ जाए, तो वो पहना करता था। ये सभी गोल्ड की चीज़ें हुआ करती थी इसकी, तो ये सब चीज़ें वो पहना करता था। टोज़ में भी पहनता है, फिंगर में भी पहनता है, कॉफिन, ये सब चीज़ें। और कैसी थी वो, प्योर गोल्ड की थी। अब
अब सारी चीज़ों को सेपरेट करना था, क्योंकि जब सिटी स्कैन होता है तो हमें ये सारा गोल्ड, सारा जो है मेटल वो है वो रिमूव करना पड़ता है। तो कार्टर के मैन के लिए ये भी एक चैलेंज था कि कैसे उसके मम्मी के हेड से लेकर उसके हर मेजर पॉइंट का ध्यान रखते उन्होंने सारा का सारा टास्क का है वो जो फिनिश किया। फिर उसको सैंड वुडन बॉक्स में लेकर आया गया जहाँ पे उसका सिटी स्कैन होना था। अब आर्कियोलॉजी की अगर हम बात करें तो आर्कियोलॉजी में काफ़ी चेंज आया है। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि आर्कियोलॉजी में क्या चेंज आए हैं, क्योंकि अब जो है वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड टूल्स यूज़ किए जाने लगे हैं, टेक्नोलॉजी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। तो इसकी स्पेशली जो है वो एक बात बीच में और यहाँ पर इम्पोर्टेंट आती है कि जो 1968 का जो टाइम था, जब इसको 1922 में तो इसको टूम को खोजा गया था, उसके बाद 1968 में एक बार इस कार्टर ने जो डिस्कवरी की तो उन्होंने इसका जो है वो एक्सरे भी किया था। और एक्सरे में एक्चुअली क्या हो गया, एक स्टार्टलिंग फैक्ट सामने आ गया कि इसकी जो है वो जो इसकी ब्रेस्ट बोन है और जो इसकी रिब्स हैं वो मिसिंग हैं। तो ये बात बहुत ज़्यादा टेंशन देने वाली थी। तो इन कुछ क्वेश्चंस ऐसे रेज हुए, जैसे कि एक्सरे हुआ, ये क्वेश्चन रेज हो गया। और एक ये मेजर क्वेश्चन तो था ही था कि सिटी जो है वो इसकी डेथ कैसे हुई है टीनेज में, क्या हुआ होगा विदाउट एनी कोज, कि मर्डर हुआ, ये तो सभी र्यूमर्स थे ना। तो फिर इसलिए सिटी स्कैन के लिए उसको ले जाया गया। अब उसका हर तरह से सिटी स्कैन किया गया। आपको पता है सिटी स्कैन बहुत जो है वो बहुत जो है हर उसका एक क्रिएट करना पड़ता है, उनकी हर बॉडी पार्ट को स्लाइसिस में जो है वो एग्जामिन करना पड़ता है। 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी जो है वो सिटी स्कैन में क्रिएट करना पड़ता है, हर स्लाइसिस का जो है वो अलग लिया जाता है। तो इस तरह से जो बात हमारी एक्सरे में रिवील नहीं हुई, तो हमारे 2 क्वेश्चन के आंसर हमें चाहिए थे कि एक ये सिटी स्कैन करने के 2 मोटिव्स ये थे कि एक हाउ डिड ही डाई एंड हाउ ओल्ड वाज एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। तो ये 2 क्वेश्चन थे। अब किंग जो टट का जो डिमाइस था एक बहुत बड़ा इवेंट था रॉयल स्टैंडर्ड के। इट वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, लास्ट बंदा था वो। तो उसकी डेथ को और ये उसके डायनेस्टी का जो है वो लास्ट ये रूलर रहा है। और बहुत ज़्यादा, और जो उसके आफ्टर डेथ के जो रीजंस, जो उसके जो रीजंस थे बहुत अनक्लियर थे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, थोड़ा सा हम पीछे आते हैं इसकी फादर्स और जो है वो ग्रैंड फादर्स की तरफ, कि ये कौन था, कैसा था, कौन इसके फादर ग्रैंड फादर्स थे। तो इनके बारे में हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप यहाँ पे कि मेन ये आप यहाँ पे ये सीखें कि ये डट कौन था, किंग तुत कौन था, इसकी डेथ कैसे हुई थी, कब इसकी टूम को खोजा गया, किसने हमें बताया, कैसी कंडीशन में मिला। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कौन सी चीज़ों के साथ, ट्रेजर के साथ इसको जो है दफनाया गया। तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़िए। तब तक नेक्स्ट जो है वो आपको पार्ट 2 में आपको इसका लास्ट का इसको डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आएगा और जितने भी क्वेश्चंस आपके इसमें प्रिपेयर हुए हैं आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। थैंक यू।